हेलो स्टूडेंट्स। भाई सब अब थर्मोडायनेमिक्स में एक्सपर्ट हो चुके हैं। सब बच्चों ने मेरे साथ एनसीईआरटी एम्पलीफायर में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। उसके दोनों पार्ट यानी कि थर्मोडायनेमिक्स 1, थर्मोडायनेमिक्स 2, दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री भी हम खत्म कर चुके हैं। हमने ड्यूरिंग आवर लेक्चर हमने देखा था कि क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बनी है वो एक लीनियर फॉर्म में नहीं है, लेकिन हमने ट्राई किया था उसको लीनियर फॉर्म में लेके आया जाए, तो हम थोड़ा बहुत उसमें सक्सेसफुल हुए थे। फिर हमने पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन जो टैग थे उसमें वो भी हमने देखे, लेकिन मैं आपको कहूं कि वो इनफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए। इनफैक्ट किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सिर्फ रीडिंग करना से काम नहीं चलता है। थ्योरी आपको एक ओवरऑल आइडिया, एक जिस्ट, पीवाईक्यू एक आपको एक स्ट्रक्चर तैयार तो कर देते हैं चैप्टर लर्निंग का, लेकिन बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के इट इज स्टिल इनकम्प्लीट। तो आइए आज थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस होने वाले हैं, आप देख लेंगे अभी भी। आइए पहला सवाल है कि a gas occupies 2 liter at STP. A gas occupies 2 liter at STP. It is provided 300 joule of heat. देखिए it is provided, provided का मतलब है कि आपने सिस्टम को हीट दी है, that is Q is plus 300 जूल। कितना? Q is plus 300 जूल के बराबर है। कह रहा है so that its volume become 2.5 लीटर at 1 atm. Calculate change in internal energy. देखिए आपकी डेल्टा U की वैल्यू होती है कितनी? Q plus W। एक काम करते हैं, Q आपको दे रखा है, W अलग से निकाल के देख लेते हैं। देखिए W कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस P इंटू V2 माइनस V1 के बराबर। देखिए माइनस P प्रेशर कितना है बेटा? ये आपका 1 एटीएम के बराबर है, और चेंज इन वॉल्यूम कितना आ रहा है यार? आपका 2.5 माइनस 2 लीटर के बराबर, दैट इज माइनस 0.5 एटीएम लीटर। अब ध्यान रखना आपको इसे जूल में कन्वर्ट करना होगा। किस में? इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा। ये हो जाएगा माइनस कितना है? 0.5। ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 101.3 जूल के बराबर। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली माइनस 50 जूल, या फिर आप बोलिए 51 जूल के आसपास आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। माइनस 51, 50.5 ऐसे, पर माइनस 51 जूल के बराबर आ जाएगी। क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? ये है 300 जूल। ये आपके पास 300 जूल, और ये है आपकी माइनस 51 जूल। अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 249 जूल या फिर 250 जूल के आसपास। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोलो भाई, कर लूँ कैसा सवाल? ठीक है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट, कहना है इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस है तो आपकी Q की वैल्यू हो जाएगी जीरो। क्या? आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी जीरो। अगर Q की वैल्यू जीरो है तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, और आपका डेल्टा U आ जाएगा बेटा किसके बराबर? ये आ जाएगा आपका W के बराबर। तो डेल्टा U किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके W के बराबर। या फिर मैं उसे बोल दूं डेल्टा U का आप E भी लिख सकते हैं, तो माइनस डेल्टा E इक्वल्स टू माइनस W। एक ही बात है, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अरे भाई बिल्कुल सही बात, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट, कह रहा है 27 डिग्री द इंटरनल एनर्जी और चेंज फॉर द रिएक्शन। आपके पास एक रिएक्शन है और उसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना आ रहा है? 2 कैलोरी के बराबर। कितना? इट इज इक्वल्स टू 2 कैलोरी। व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन? आपको डेल्टा H की वैल्यू इसमें निकालनी है। तो देखिए क्या फॉर्मूला है डेल्टा H का? फॉर्मूला है डेल्टा H प्लस डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सही बात। डेल्टा U की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा कितना? इंटरनल एनर्जी चेंज आपके पास है 2 कैलोरी प्लस डेल्टा NG। देखिए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 माइनस 2। अच्छा ये वैल्यू तो जीरो आ जाएगी, ये वैल्यू तो आ जाएगी जीरो। दैट इज आंसर आपका कितना आ गया? आंसर आपका 2 कैलोरी ही आ गया। आपका आंसर 2 कैलोरी ही आ चुका है। एक बार फिर से क्रॉस चेक करें, द इंटरनल एनर्जी चेंज आपको ये दे रखा है और आपकी डेल्टा NG की वैल्यू भी जीरो है, तो कितना आ गया? 2 कैलोरी ही आपका आंसर आ जाएगा भाई। अरे बिल्कुल सही बात, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, एब्सोल्युटली सिंपल क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट, कहता है 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम। देखिए अगर वो स्पॉन्टेनियसली वैक्यूम में जा रहा है तो इसमें कुछ भी काम करने की इसको जरूरत नहीं होती। हेयर वर्क डन विल बी जीरो। उस पे उसको प्रेशर क्या होता है? इस पर नहीं लगता है, वो आराम से स्पॉन्टेनियसली अगर वैक्यूम में मूव कर रहा है तो वो कोई भी काम नहीं कर रहा होता है, तो वर्क डन की वैल्यू जीरो आती है। आइए एक सवाल और। ये सवाल शायद हमने जब पीवाईक्यू किया था तो हमने तब भी किया था। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा मैं उसे रिकमेंड करूंगा एक बार। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, देखते हैं आप में से कौन बच्चा, ये एक पीवाईक्यू भी है, एक पीवाईक्यू भी है, ये मैं आपको कमेंट करने के लिए दे देता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बता दो। वैसे इसका आंसर मैं दे चुका हूं जब हमने ये चैप्टर किया था बेटा। जब हमने ये चैप्टर किया था एनसीईआरटी एम्पलीफायर में, तब मैंने क्वेश्चन फिर भी लेके आया था, मैंने आपको रिपीट कर दिया क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चों को क्वेश्चन और तरीका आता है। आइए नेक्स्ट, कह रहे हैं
नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू, देखिए नेट वर्क डन, बहुत बच्चे इसका आंसर 0 मार्क करते हैं, लेकिन ये गलत बात है। क्यों? देखिए अगर आपके पास एक साइक्लिक प्रोसेस है कुछ इस तरीके से मान लीजिए, तो इसमें इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या होती है? इनिशियल एंड फाइनल सेम है, फाइनल सेम है। तो बेटा याद रखना साइक्लिक प्रोसेस में आपकी जो इंटरनल एनर्जी या फिर स्टेट फंक्शन होते हैं वो 0 होते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी या फिर स्टेट फंक्शन होते हैं वो 0 होते हैं। और डेल्टा यू जो होता है वो मेरा किसके बराबर होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है। तो कह रहा है इसमें क्या होता है? नेट वर्क डन। नेट वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका माइनस क्यू के बराबर। किसके बराबर? ये आ जाएगा आपके माइनस क्यू के बराबर। तो नेट वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के बराबर। यानी कि पहली बोली उसने वर्क डन, वो नेगेटिव साइड ऑलरेडी कंसिडर कर रहा है। ठीक बात। आइए नेक्स्ट, कह रहा है 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 बार एंड 298, यानी कि एसटीपी की कंडीशन है, इज एक्सपेंडेड इनटू वैक्यूम टू डबल द वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका डबल हो रहा है, कि वर्क डन कितना हुआ? देखिए अगर आपके पास 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस है, अच्छा, इज एक्सपेंडेड इनटू वैक्यूम, हो वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, तो सोचना ही नहीं है। अगर ये वैक्यूम में एक्सपेंशन है तो 0 हो गया, बात खत्म। अगर वैक्यूम में एक्सपेंशन है तो 0 हो चुका है, बात खत्म। आइए बेटा नेक्स्ट करते हैं। कह रहे द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय अ गैस दैट अंडरगोस अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन अलोंग द पाथ एबीसी शोज इन द फिगर। आपको निकालना है वर्क डन का मैग्नीट्यूड। देखिए रिवर्सिबल पाथ का मतलब है कि आपको ये हल्के हल्के इस पाथ पे चला है, तो यानी कि कुल मिला के बेटा आपको क्या करना है? आपको इसका एरिया निकालना है। आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आपको मैं एक बार बड़ा करके दिखा देता हूँ कि कैसा आपको कुछ ग्राफ दिया है। ये ग्राफ कुछ ऐसा दिया है आपको, ये ग्राफ कुछ ऐसा है कि आपके पास यहाँ पे जो है ऐसा है, ए से बी ऐसा, और थोड़ा सा ऐसा है, और ये कुछ ऐसा बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज देखिए, प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे पास्कल में है, यह है 8 आपके पास, 8 है आपको दिया है 8 पास्कल में। और ध्यान रखना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे 2,2 दे रखा है। कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपको 2,2, और ये वैल्यू आपको दे रखी है 12 के बराबर। कितनी? ये दे रखी है आपको 12 मीटर क्यूब में है, जो कि कितना है? वो मीटर क्यूब में। अब देखिए आप मिस्टेक कर सकते थे, आप बोलते कि सर देखिए कुछ बच्चों ने जिन्होंने अभी अटेम्प्ट कर लिया है वो देखिए क्या मिस्टेक करने वाले हैं। और ये जो वैल्यू है ये मुझे नजर आ रही है कि ये 8 के बराबर है। ठीक है, ये 8 पे ये मुझे नजर आ रहा है कि 8 के बराबर है। आप कुछ बच्चों ने जब देखिए, ये वैसे ऑफलाइन में मैंने ये सवाल दिया था, कैसे सवाल, क्या मिस्टेक करी थी बच्चों ने सीधा सीधा बोल दिया था कि सर देखिए ये जो लेंथ है ये 8 के बराबर है। गलत बात है, ये 8 के बराबर नहीं है। ध्यान से देखिए ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखिए कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट, ये 2,2 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये जो लेंथ है ये किसके बराबर है? 8 - 2 दैट इज ये 6 के बराबर है। और इतना पार्ट कितना है? इतना पार्ट ये 4 के बराबर है। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। टोटल यहां से और यहां देखेंगे तो ये 10 के बराबर है। ऊपर से भी देखते हैं कि ऊपर भी कितना है, ऊपर भी बेटा ये 6 यूनिट्स के बराबर है। कितना है? इट इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। अब देखिए बार इसको आप दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। पहले वाले हिस्से का ये वाला हिस्सा, पहला वाला ये है, तो ये एक क्या है? ये तो एक स्क्वायर है, इसका एरिया कितना हो गया? ये हो गया 6 × 6, और प्लस आपको ये क्या है? ये आपके पास एक ट्राइंगल वाला एरिया है, क्या हो जाएगा? हाफ a × b, दैट इज हाफ × 4 × 6, दैट इज कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपके पास 36 प्लस कितना हो गया? 12, कितना आ जाएगा? 48 यूनिट्स, यानी 48 जूल के बराबर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे बिल्कुल सही बात है, कर लोगे ऐसा सवाल भी। आइए नेक्स्ट, कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन अंडरगोस कंबशन इन अ सिस्टम्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अगर मीथेन क्या कर रहा है? कंबशन कर रहा है मीथेन, और ए और बी में कर रहा है। ठीक है, देखिए क्या है, एडियाबैटिक सिस्टम ए है और डायथर्मिक सिस्टम आपका बी है। तो क्या होगा? देखिए अगर आपके पास एडियाबैटिक सिस्टम है तो यहाँ पे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये क्या करेगी? ये हीट इसमें आउट होगी, यानी कि हीट ये बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी, लेकिन इट कैन नॉट एस्केप। वो हीट क्या कर सकती है बेटा? वो एस्केप नहीं हो पाएगी, वो हीट एस्केप आउट नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा? उससे आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसका आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर राइजेस, बिल्कुल सही बात है। फॉल्स गलत, फॉल्स गलत, रिमेन सेम गलत। तो ये तो सही है कि टेम्परेचर राइजेस, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर बात आपके पास डायथर्मिक की बोलूं तो डायथर्मिक का मतलब है कि हीट कैन बी ट्रांसफर्ड आउट, कैन बी ट्रांसफर्ड आउट।
जो भी हीट इवॉल्व होगी वो ट्रांसफर हो सकती है, जैसे कि हीट इवॉल्व होगी तो वो बाहर चली जाएगी। तो डायथर्मिक का मतलब यही है कि आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, आपका टेम्परेचर सेम रहेगा। हेंस ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बोलो भाई कर लोगे क्या ये वाला क्वेश्चन? ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज फ्रॉम द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन कौन से इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं? देखिए वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मोलर, मोलर लग गया तो ये हो गई आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलैरिटी हो गई बेटा आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ई नॉट सेल भी हो गया आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। गिब्स फ्री एनर्जी होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और मोलर मास आपकी हो गया क्या, मोलर मास हो गया आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोल हो गया आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कितनी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपके पास? ये आपके पास 1 2 3 ये 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट ऑप्शन। सही कैलकुलेट किया, 1 2 3 4। हाँ बिल्कुल ठीक है, 4 करेक्ट है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट। देखिए आपके पास एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ क्लियरली विजिबल नहीं था तो मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, मोनोटोमिक गैस, इज सब्जेक्ट टू चेंजेस एज शोन इन द ग्राफ। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तरीके से मैं करूंगा आसान तरीके से, डिफिकल्ट तरीके से आप करेंगे। ठीक है, डन। चलिए देखिए आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है और ये जो वैल्यूज है ये आपके पास 20 दिया है और ये जो वैल्यू है ये आपके पास 40 दिया है। एक और वैल्यू है ये, और ये भी कुछ ना कुछ मुझे वैल्यूज मेंशन्ड है। ठीक है, ये बार में है बेटा, ये 0.5 बार है, ये आपके पास 1 बार है। ये प्रोसेस आपके पास 1 2 3, ये आपके पास 20 लीटर और ये आपके पास 40 लीटर। ठीक है, तो एक और कर्व मेंशन्ड है, ये वाला कर्व भी एक मेंशन्ड है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आपको मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे करना है। मान लीजिए वर्क डन नंबर 1 है, ये वर्क डन नंबर 2 है और ये वर्क डन नंबर 3 है। तो आपको कैलकुलेट कर देना है माइनस पी डेल्टा वी, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है क्या है, एडियाबैटिक है या आइसोथर्मल। ठीक है, आपको हिंट दे दूंगा मैं। हिंट ये है कि यहाँ पे और यहाँ पे पीवी की वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे पीवी की वैल्यू निकाल दीजिए। अगर मोनोटोमिक गैस है तो आपको पता है कि क्या करना है। ठीक, देखिए एक आसान सा तरीका मैं बोलता हूँ कि देखिए मान लीजिए कि ये क्या है, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन होती, ये अगर स्ट्रेट लाइन होती तो कुछ ऐसी लाइन जाती है, ऐसी लाइन। और अब ये मेरा क्या बन चुका है, ये मेरा ट्राइंगल बन चुका है। क्या बन चुका है, एक ट्राइंगल बन चुका है। इस ट्राइंगल का एरिया मैं निकाल के देखता हूँ। देखिए इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कितना आ जाएगा, हाफ इंटू एल इंटू बी, दैट इज हाफ इंटू कितना आ जाएगा ये 1, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 20, यानी कि 10। कितना जाएगा, 10। एक सेकेंड, ये वैल्यू कितनी आई 20 और ये आई आपकी हाफ। ये वैल्यू आपकी हाफ ही आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी हाफ ही आ जाएगी। हाफ, ये हो जाएगा ना 20, दिस मच इज हाफ। बिल्कुल ठीक है, हाफ इंटू 20, यानी कि 5 अप्रोक्सीमेटली। ये आ रहा है आपके 500 5 बार लीटर के बराबर। कितना, 5 बार लीटर के बराबर, अप्रोक्सीमेटली 500 जूल के बराबर। कितना, अप्रोक्सीमेटली 500 जूल के बराबर। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखेंगे, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो ग्राफ है ये मैंने इसके अंदर बनाया है, यानी कि आंसर मेरा 500 जूल से ज्यादा होना चाहिए। और वो एक ही ऑप्शन में आपको नजर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 में। किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में आपको नजर आएगा कि जो आपका एरिया है वो 500 जूल से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, 500 जूल तो सिर्फ इतने का आया है बेटे, 500 जूल तो सिर्फ इतने का आया है। आपके पास ये वाला एक्स्ट्रा पोर्शन भी तो है, अरे समझ में आ रही बात, ये एक्स्ट्रा पोर्शन भी तो है। इस एक्स्ट्रा पोर्शन में ही आपको 120 जूल एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से एक लूपहोल तरीके से इसे काम कर सकते थे, लेकिन तरीका आपको अब निकालना है कि आप इसे करेंगे कैसे सॉल्व। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इन द प्रेजेंट ग्राफ द एरिया ऑफ द सर्कल। आपको दो एरिया नजर आ रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे तो मैं इसको फिर से एक बार यहाँ पे बना देता हूँ। कुछ ऐसे एरियाज हैं, ये जो एरियाज हैं ये कुछ ऐसे हैं, ऐसे। ये है आपके पास एक ए और ये है आपके पास बी। ठीक है, ऐसे है, ऐसा है, ए है और ये आपके पास बी है। अब ए जो दे रखा है वो कुछ इस डायरेक्शन में है और बी जो है वो इस डायरेक्शन में। कह रहा है नेट वर्क डन कैसा होगा। देखिए आपके लिए कुछ वैल्यूज दे रखी है कि जो एरिया है इसका, ये है आपका 25 यूनिट है और इसका 20 यूनिट है। तो ये वर्क डन देखिए कैसा है, ये पॉजिटिव 25 है, ये है नेगेटिव 25। कैसे पता चला, डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो नेगेटिव वर्क डन होता है। ओवरऑल वर्क डन क्या हो गया, 25 - 20, दैट इज 5 यूनिट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे ही सवाल करने होते हैं।
आइए नेक्स्ट कह रहा है ए से बी आपके पास एक प्रोसेस है, आपको डेल्टा यू की वैल्यू दी है कितनी 40 किलो जूल पर मोल। कह रहा है द सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी बाय अ रिवर्सिबल पाथ एंड रिटर्न्स टू स्टेट ए बाय एन इरिवर्सिबल पाथ, व्हाट वुड बी द नेट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। वो बोल रहा है कि देखिए आप ए से बी, आपको ए से बी जाना है, तो पहला जो आपने पाथ चूज किया वो एक रिवर्सिबल पाथ था और दूसरा जो पाथ चूज किया वो आपका इरिवर्सिबल पाथ था। तो बताइए नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा। अरे बेटा ये इंटरनल एनर्जी आपका क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, दिस इज योर स्टेट फंक्शन, ये आपका एक स्टेट फंक्शन होता है और स्टेट फंक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये क्या होते हैं, ये आपके इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ये होते हैं, सही बात, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो इट इज 40 किलो जूल ओनली, ये 40 किलो जूल ही रहने वाला है, कम ज्यादा नहीं होगा। आइए नेक्स्ट करते हैं। असर्शन है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आपके पास एक रिएक्शन है जिसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू माइनस आर टी के बराबर है। क्या है एक बार चेक करते हैं। देखिए डेल्टा एच की वैल्यू आती है आपकी डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के बराबर, सही बात। और डेल्टा यू को डेल्टा यू रहने दिया, डेल्टा एन जी कितना हो गया, ये हो गया आपका 0, तो ये तो 0 हो गया, तो 0 हो गया तो डेल्टा यू हो गया। ये तो गलत बात है, फिर ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे इसको, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, ना ना ना, एब्सोल्युटली रॉन्ग। कह रहा है डेल्टा एच इज रिलेटेड डेल्टा बाय द इक्वेशन डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। माइनस नहीं भाई, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये भी गलत है, दोनों ही करेक्ट है। असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, रीजन भी बेटा क्या है आपका इनकरेक्ट है, आपका असर्शन भी इनकरेक्ट है और आपका रीजन भी इनकरेक्ट है। आइए नेक्स्ट करते हैं। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, दैट इज नॉट ट्रू। वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, अरे भाई वर्क आपका पाथ फंक्शन होता है, पहला ही स्टेटमेंट गलत, क्या होता है वर्क पाथ फंक्शन, यही स्टेटमेंट आपका गलत स्टेटमेंट, ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, सही बात है। वर्क अपीयर्स एज द एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, एब्सोल्युटली ट्रू। चेंज इन द स्टेट इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर स्पेसिफाइड, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सारे के सारी बातें बेटा क्या है, सही है। आइए नेक्स्ट कह रहा है फॉर एन आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ, देखिए आइडियल गैस के लिए मैं कहता हूं कि आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर कितनी होती है, ये 0 होती है। इट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो कितना होता है, ये 0 के बराबर हो जाता है, बिल्कुल सही। आइए नेक्स्ट कहता है द वर्क डन इन अर्थ फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम वॉल्यूम 10 लीटर टू 10 लीटर, रिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए आ जाएगी -2.303 एन आर टी लॉग V2 बाय V1, कितना आ जाएगा। आपको देखिए नेगेटिव साइन कहीं पे नहीं लिखा है तो आप इसको पॉजिटिव करके V1 बाई V2 भी लिख सकते हैं, आप इसे पॉजिटिव करके V1 बाई V2 भी लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.303, एन की वैल्यू कितने मोल के लिए चाहिए, 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए ये हो जाएगा 8.314, टेम्परेचर है आपके पास 298, हो जाएगा आपके पास लॉग 10 लीटर से 20 लीटर, तो V1 की वैल्यू कितनी है फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर, यह आ जाएगा 1, हाँ एक्सपेंशन हुआ है ना, तो आंसर तो बेटा नेगेटिव में आने वाला है, आंसर तो आपका नेगेटिव में आने वाला है। माइनस था तो मैंने प्लस कर दिया, V1 बाई V2, इनिशियल वॉल्यूम आपके पास 10 है और ये है आपके पास, ओरिजिनल फॉर्म ही रखते तो ज़्यादा बेटर था, ओरिजिनल फॉर्म ही रखते तो ज़्यादा बेटर था। देखिए क्या तो हो जाएगा -2.303 लॉग V2 बाई V1 ही रहने देते हैं, हमारा आंसर इसी से आ जाएगा। अब देखिए क्या है, यह है आपका नेगेटिव साइन और V2 की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास बेटा 20 और ये आपके पास 10। अब ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपके पास, नेगेटिव साइन वाला कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। अच्छा आपको अर्क्स में निकालना है वो देख लेंगे, अभी 10⁻7 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अभी देखिए मेरे पास नेगेटिव साइन वाला कोई नहीं है। मैं इसको अगर पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ, मैं अगर इसको पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे 1/2 लिखना पड़ेगा। अब ये बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा कोई ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, हाँ कोई तो होगा, कोई तो होगा। 0.5 ये रहा लॉग 0.5, एक ही ऑप्शन है दैट इज 2.303 एनआरटी लॉग 0.5 के बराबर। देखिए यहाँ पे एटीएम लीटर में लिया गया है, एटीएम लीटर में दिया है, आर की वैल्यू आप 0.0821 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वैल्यू आप 1/12 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अरे ठीक बात, कर लेंगे ऐसा सवाल भी। आइए नेक्स्ट, एक सेकेंड, एक सेकेंड, नो 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 नो,
एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड। आपसे पूछा गया है कि वर्क डन आपको अर्ग्स में निकालना है, तो ये कैसे हो सकता है? रुकिए, ये कैसे हो सकता है? ये हो जाएगा आपको 2.303, एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर आपका 298, ये हो जाएगा आपके पास log 2, और नेगेटिव में आएगा। ये देखिए बात बिल्कुल करेक्ट है कि आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। आपको अर्ग्स में निकालना है तो आपको 10 की पावर 7 करना होगा। ऑप्शन फर्स्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट ही बेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, आपको पहली लाइन में लिखा है कि वर्क आपको अर्ग्स में निकालना है, ठीक है, ना कि एटीएम लीटर में या फिर जूल में। तो अर्ग्स में निकालना है तो यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? आपको नेगेटिव साइन देना चाहिए क्योंकि आपका रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है। पर अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब यह है कि वो ऑलरेडी उसे कंसिडर कर रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, करेंट एथलीट इज गिवन 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1560 किलो जूल, ही यूटिलाइजेस 25% ऑफ दिस गेन एनर्जी इन द इवेंट। और बाकी क्या आपकी, यानी कि इन ऑर्डर टू इवेपोरेट स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर ही वुड नीड टू परस्पायर। आपको कितना वाटर परस्पायर करना पड़ेगा? एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन आपको गिवन है। देखिए आपकी टोटल एनर्जी कितनी है, ये आपके पास है 1560 किलो जूल के बराबर। आपकी जो एनर्जी स्टोर्ड है वो है कितनी? ये है 1560 का 25% उसने यूज कर दिया, यानी कि इसका 75%, दैट इज 75% ऑफ दिस। इसे कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगा आपका 117 किलो 70 किलो जूल के बराबर। कितना? 117 किलो जूल के बराबर। कह रहा है कि एक मोल के लिए, एक मोल वाटर जो होगा वो कितना एनर्जी लगेगा? उसे लगेगा 44 किलो जूल। तो मुझे एक्स मोल वाटर देखता हूं कि मुझे अगर इतनी एनर्जी इवेपोरेट करनी है तो मुझे कितना मोल वाटर लगेगा? तो मुझे एक्स मोल वाटर लगेगा, एक्स मोल वाटर। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1170 डिवाइडेड बाय 44, इतना मोल। अब इस मोल को किस में कन्वर्ट करना है? आपको इस मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है, यानी कि कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1170 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 18 ग्राम। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर लगभग 478 ग्राम के आसपास आ जाएगा। अरे बोलो भाई, कर लेंगे ऐसा सवाल? बढ़िया सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था, आपको ट्राई करना चाहिए। करेगा इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज। अगर आपके पास एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, दैट इज यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू अगर 0 है, अगर आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस है, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, देखिए सबसे पहले इसमें वर्क डन की वैल्यू 0, तो आपकी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्यू के बराबर। सही बात है। तो कह रहा है कि अगर आपके पास एक आइसोकोरिक प्रोसेस है तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बेटा आपका प्लस क्यू, दैट इज हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इक्वल्स टू द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही ऑप्शन होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे करते हैं। कह रहा है इन अ क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर, आपके पास एक क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर है, अ लिक्विड इज स्टर्ड विद अ पैडल टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। आपके पास एक इंसुलेटेड कंटेनर मान लीजिए कुछ इस तरीके का है, आपने इसके अंदर एक पैडल रखा है, पैडल यानी कि एक स्टिरर आपने कुछ इस तरीके से रखा है जो इसके अंदर ऐसे घूम रहा है, जो इसके अंदर ऐसे घूम रहा है, इज स्टर्ड विद टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। इससे क्या हो रहा है? इसकी वजह से काइनेटिक मोशन इंक्रीज हो रहा है और आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है? देखिए सबसे पहली बात तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है, ये बात हम जानते हैं अच्छे से। कह रहा है अगर आपके पास एक क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर है तो इसमें कोई भी हीट फ्लो नहीं हो सकता भाई, कोई भी। आपके पास ये वैल्यू 0 हो जाएगी और डेल्टा यू आपके किसके पास? वर्क डन के बराबर हो जाएगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू वर्क डन। तो इंटरनल एनर्जी तो आपकी क्या होने वाली है? इंटरनल एनर्जी तो आपकी इंक्रीज होने वाली है और आपका Q की वैल्यू हो जाएगी 0, Q की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, एंड इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू वर्क डन एंड नॉट इक्वल्स टू 0, हेंस ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। यही आपका, और इनफैक्ट दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। ये बेटा नेक्स्ट करते हैं, विच इज ट्रू फॉर अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। एक बॉम्ब कैलोरीमीटर के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन हमने पढ़ी थी, उसी से उठा के दे रखा है। कह रहा है फॉर अ केमिकल रिएक्शंस हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज मेजर्ड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। कह रहा है फॉर अ केमिकल रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है, इससे हम डेल्टा यू ही कैलकुलेट करते हैं। विच इज ट्रू, तो यही आपका ट्रू स्टेटमेंट हो चुका है। कह रहा है फॉर अ केमिकल हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट द स्टील वेसल इज इमर्स्ड इन वाटर बट टू इंश्योर दैट नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। ये बात भी करेक्ट है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है वॉल्यूम डज नॉट चेंज, दैट इज द एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विद द रिएक्शंस आर मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर।
कांस्टेंट प्रेशर। वॉल्यूम डज नॉट चेंज, बिल्कुल सही बात है। द एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विद रिएक्शन आर मेजर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम। कह रहा है हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन इज ट्रांसफर टू द वाटर अराउंड द बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड इट्स टेम्परेचर इज मॉनिटर्ड। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो शायद ये ट्रू नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट पूछना चाह रहा होगा। ये ट्रू नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट पूछना चाह रहा होगा। हेंस आपका ऑप्शन नंबर 3 ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता। अरे कर लेंगे भाई, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम इनिशियल प्रेशर ऑफ 1 बार टू द फाइनल प्रेशर ऑफ 0.1 बार एट कांस्टेंट टेंपरेचर। यानी कि आइसोथर्मल कंडीशन है। तो मैं लिख सकता हूं कि वर्क डन की वैल्यू, अच्छा रिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो माइनस 2.303, आंसर तो नेगेटिव ही आने वाला है। 2.303 nRT लॉग प्रेशर के टर्म्स में बेटा P1/P2, सही बात। ये हो जाएगा माइनस 2.303। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है आपका, नंबर ऑफ मोल्स, हाँ जी नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 1 जूल में चाहिए तो 25/3 ले लेंगे वैल्यू। टेम्परेचर आपके पास 273 है। लॉग इनिशियल प्रेशर है आपके पास 1 और फाइनल प्रेशर कितना है, ये है आपके पास 0.1 लॉग 10 1, ये तो सेम ही आ गया। बस आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फटाफट से आप इसे कैलकुलेट कर दीजिए, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। हाँ जी ये आंसर आ रहा है -5227 जूल के बराबर, -5227 जूल। ठीक बात। आइए बेटा नेक्स्ट। कह रहा है फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस एट T इक्वल्स टू 300 केल्विन, यानी कि एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है। वॉल्यूम इज इंक्रीज फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। कैलकुलेट डेल्टा एच इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। देखिए आपको डेल्टा एच निकालना है अगर आइसोथर्मल। देखिए डेल्टा एच भी तो आपका एनसीपी डेल्टा टी होता है, ये भी तो आपका एनसीपी डेल्टा टी होता है। तो आइसोथर्मल है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 0 ही हो जाएगा। दिस प्रोसेस विल आल्सो बी 0 ओनली। एक बात। आइए नेक्स्ट। कह रहे हैं व्हेन 1 मोल ऑफ एन मोनोटॉमिक गैस एट T केल्विन अंडरगोज एडियाबैटिक चेंज अंडर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, changes volume from 1 liter to 2 liter, the final temperature in Kelvin would be। देखिए यहाँ पे आपको एडियाबैटिक में आपको ध्यान रखने पड़ेंगे एक दो फॉर्मूले। जैसे आपको पता है ना PV रेज टू द पावर गामा एडियाबैटिक PV रेज टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, वैसे ही आप बोलते हैं कि यहाँ पे TV रेज टू द पावर गामा -1 की वैल्यू भी क्या आती है बेटा, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है TV गामा -1। तो देखिए मैं इसे कह सकता हूँ, क्या अपन कह सकते हैं इसे T1 V1 गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 गामा -1। बिल्कुल ठीक बात। आइए टेम्परेचर 1 की जगह लिखते हैं व्हेन 1 मोल ऑफ एट T अंडरगोज एडियाबैटिक टेम्परेचर। ठीक है तो ये तो आपका T ही है, ये तो आपका T ही है। और इनिशियल आपका जो वॉल्यूम है 1 लीटर है, ये है 1 रेज़ टू द पावर गामा -1। देखिए मोनोएटॉमिक गैस है, अगर आपके पास मोनोएटॉमिक गैस है, कहीं पे लिखा है ना मोनोएटॉमिक गैस, ये रहा मोनोएटॉमिक गैस। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/3 के बराबर। तो इट विल बी 1 रेज़ टू द पावर 5/3 -1। खैर इससे फर्क नहीं पड़ेगा। स्टिल T2 की वैल्यू आपको निकालनी है और V2 आपके पास कितना है, V2 आपके पास 2 लीटर हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 5/3 -1 के बराबर। 1 रेज़ टू द पावर एनीथिंग विल बी 1 ओनली, तो 1 के बराबर ही आ जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। ये हो जाएगा T अपॉन 2 रेज़ टू द पावर कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 2/3। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/3 विच इज इक्वल्स टू T2। ऐसा कुछ ऑप्शन है कि T अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2/3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बारे बोलो यार, कर लेंगे ऐसा सवाल में। आइए नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है द मोलर हीट कैपेसिटी, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर इज 75 जूल पर केल्विन पर मोल। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज Cp की बात ये कर रहा है। व्हेन 1 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड, यानी कि ये Q की वैल्यू है कितनी, +1 किलो जूल, एंड सप्लाइड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर विच इज फ्री टू एक्सपैंड, द इंक्रीज इन टेम्परेचर इट वुड बी। इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना आएगा, देखिए हम बोलते हैं कि जो आपका हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर है वो होता है आपका NCP डेल्टा T के बराबर। कितना, इज इक्वल्स टू NCP डेल्टा T। ये वैल्यू आपको दे रखी है QP की वैल्यू, ये कितनी है, ये आपके पास 1 किलो जूल यानी कि 1000 जूल के बराबर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 100 ग्राम ऑफ वाटर है तो 100/18 आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स। CP की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 75, और डेल्टा T आपको निकालना है, डेल्टा T आपको निकालना है। आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए डेल्टा T की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा बेटा आपका 180/75 केल्विन। अगर आपको केल्विन में देखना है तो 180/75, तो ये तो 2 टाइम्स चला जाएगा, तो 2.4 केल्विन ही आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे बोलो यार, कर लोगे ऐसे सवाल।
कर लोगे तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑक्सीजन गैस वेइंग 64 ग्राम is expanded from 1 atm to 0.25 atm at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज अज्यूमिंग द गैस इज आइडल। आपको क्या निकालना है, अब एंट्रोपी चेंज निकालना है और एक कांस्टेंट टेम्परेचर में। तो क्या फॉर्मूला है, हम बोलते हैं डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एन आर एल एन, या फिर सीधा 2.303 करूँ 2.303 एन आर टी नहीं लिखेंगे, लॉग वॉल्यूम के टर्म में V2 बाई V1, प्रेशर के टर्म्स में P1 बाई P2, P1 बाई P2, सही बात। तो ये हो जाएगा 2.303। एन की वैल्यू देखिए, ऑक्सीजन गैस है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 64 बाय 32, दैट इज 2 के बराबर। तो ये आ जाएंगे आपके 2 मोल्स। आर की वैल्यू जूल में है तो 25/3 लॉग P1 कहाँ से कहाँ एक्सपैंड हुआ है, एक एटीएम से, हाँ एक्सपैंड हुआ है, अच्छा ठीक है बिल्कुल सही बात है, एक एटीएम से 0.5 एटीएम 0.25 एटीएम तक। तो P1 की वैल्यू क्या है, ये आपके पास 1 और ये हो जाएगा आपके पास 1/4, तो जाएगा ये 2.303 इंटू 2 इंटू 25/3 इंटू ये जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 0.6 के बराबर आ जाएगा लॉग 4। ठीक, अब ये वैल्यू आपको बस कैलकुलेट कर देनी है, मैं भी कर देता हूँ। हाँ जी, ये वैल्यू आ रही है बेटा आपकी 22.9 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जूल पर केल्विन के बराबर। कितना, इज इक्वल्स टू 23 जूल पर केल्विन के बराबर। अरे बोलो यार, कर देंगे ऐसा सवाल भी अब। हाँ आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन अ फ्यूल सेल मिथेनॉल इज यूज्ड एज फ्यूल एंड ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजर। आपके सामने रिएक्शन कुछ ऐसी है, मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दी है। कह रहा है इफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, आपको डेल्टा एच कंबशन की यानी कि डेल्टा एच सी की वैल्यू मेंशन हो गई है, ये -726। आपको डेल्टा जी की इंडिविजुअल आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की दे रखी है, तो आपको एफिशिएंसी निकालनी है। देखिए एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, ईटा इज इक्वल्स टू डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच, ये होता है आपका एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला। एक काम करते हैं बेटा, डेल्टा जी निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसे ही निकालेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए प्रोडक्ट्स आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो वैल्यू दे रखी है इट इज -394, इट इज -394 प्लस प्रोडक्ट में और कुछ है, हाँ वाटर भी है, 2 टाइम्स वाटर है, दैट इज 2 टाइम्स -285, और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ -166। ठीक है, आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, देखिए आई एम प्रीटी श्योर ये आंसर -702 किलो जूल के आसपास आ रहा होगा। ये आ गई आपकी डेल्टा जी की वैल्यू। तो ये क्या है, ये आपकी देखिए एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, एफिशिएंसी का मतलब हुआ कि कितना काम हो रहा है, डेल्टा जी का मतलब आपका यूजफुल वर्क डन, और डेल्टा एच आपका पूरा का पूरा वर्क डन जो कि आ रहा है, पूरी की पूरी एंथैल्पी जो है। तो डेल्टा जी की लिखेंगे आप -702 और ये हो जाएगा आपका -726 मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये आंसर आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 96.7% के आसपास। ठीक बात है, कर लेंगे भाई ऐसा सवाल भी, बढ़िया क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट है द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड इज इक्वल्स टू, क्या होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन, देखिए ये हो जाएगी आपकी हाफ ऑफ H2 गैस प्लस H2, एक सेकेंड, हाफ और हाफ ऑफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड, तो ये हो जाएगा आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन H2 किसके बराबर है, क्या ये 0 के बराबर होगा, नहीं जरूरी नहीं है। क्या है मोलर हीट कंबशन ऑफ H2, क्या इसमें हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 भी बोल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। H2 लिक्विड नहीं, लिक्विड नहीं, तो मोलर हीट कंबशन ऑफ H2 गैस, हाँ ये कहा जा सकता है बिल्कुल। कहता है द सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O एंड O2, नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 मोलर हीट कंबशन ऑफ H2 भी इसे हम कह सकते हैं, वेरी सिंपल। आइए बेटा नेक्स्ट कह रहा है when a solution of 500 ml of 2NaOH is added to 500 ml of 2MHCl, कह रहा है then the rise in temperature T1 is noted, फिर आपने T1 rise in temperature नोट किया। कह रहा है when the same experiment is repeated by 250 ml of each solution then rise in temperature T2 is noted, तो T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है बेटा, याद रखना इस केस में हम बोलेंगे टेम्परेचर विल बी सेम, टेम्परेचर आपका सेम होगा, कुछ चेंज नहीं आएगा टेम्परेचर में। ये आपकी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, चाहे आप थोड़ा सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, चाहे आप थोड़ा सा एसिड को मिक्स करिए या बहुत ज्यादा एसिड को मिक्स करिए, राइज इन टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट है। तो T1 आपका बराबर हो जाएगा किसके, T2 के। आइए नेक्स्ट देखिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास, कहता है द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बन एंड ABCDE एटम्स आर एज फॉलोस। ये सब आपके पास ऑप्शंस है। कह रहा है दिस इंडिकेट्स दैट द स्मॉलेस्ट एटम विल बी, देखिए अगर आपके पास स्मॉलेस्ट एटम हुआ, देखिए इसमें एक चीज कॉमन है कि सब में C कॉमन है। मान लीजिए C का साइज कुछ ऐसा है कि C सब में इस तरीके से कॉमन है। तो देखिए अगर आपके पास बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, बॉन्ड लेंथ कम कब होगी, जब एटम का साइज आपके पास क्या होगा, सबसे छोटा होगा।
यानी कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कब से कम है, एटम का साइज सबसे छोटा है और इसीलिए आपकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है इस केस में। तो इंडिकेट द स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है, ई एटम ही आपका सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक बात, आइए बेटा नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन, आपके पास एक रिएक्शन है, डेल्टा यू की वैल्यू आपको गिवन है, डेल्टा एस की वैल्यू आपको गिवन है, कह रहा है कि वेदर रिएक्शन में अगर स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनिटी के लिए जो कंडीशन है वो सिर्फ ये है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, सिर्फ यही कंडीशन हमारे पास। देखिए डेल्टा एच की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, बिल्कुल सही बात है। डेल्टा यू की जगह आप लिख देंगे माइनस 10.5 और डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा, देखिए आ जाएगा आपका 2 माइनस 3, यानी कि दिस विल बी माइनस 1 और आर टी, आर की वैल्यू क्योंकि जूल में है तो 25/3 यानी कि 8.314, टेम्परेचर है आपका 298 और डिवाइड कर देंगे इसे 1000 से। देखिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल आंसर अभी मेरा नेगेटिव में आने वाला है, ये आंसर मेरा अभी भी कुछ ना कुछ नेगेटिव में ही आने वाला है, माइनस 10.5 और पॉजिटिव में मतलब प्लस कर देंगे। ये आंसर मैं फटाफट आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। अप्रोक्सीमेटली ये 2.4 2.5 के आसपास, दैट इज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 10.5 में से 2.5 8 के आसपास, 8 किलो जूल के आसपास, मैंने अभी भी ये नेगेटिव वैल्यू ही है। आपको बस यहाँ पे देखना है, देखिए क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि सर डेल्टा एच की वैल्यू आ रही है -8 किलो जूल के आसपास, टेम्परेचर है आपका 298 और डेल्टा एस की वैल्यू है आपके पास कितनी, यह 44.1 और डिवाइडेड बाय कर देंगे इसे 1000 के लिए। अब देखिए ये वैल्यू कितनी आएगी, अब आपको मतलब अच्छा ये -44.1 अब देखिए ये कितना जाएगा -8 और प्लस इस वैल्यू को फिर से एक बार कैलकुलेट कर देता हूँ मैं कि ये कितना आ रहा है। हाँ जी ये आ रहा है आपका 13.1 किलो जूल के आसपास। कुल मिला के जो आपका आंसर है वो +5 किलो जूल के आसपास आ रहा है। आंसर आपका पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि रिएक्शन आपकी क्या है, रिएक्शन बेटा है आपकी एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आइए आगे करते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, कह रहा है हीट हैज रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन द सिस्टम। ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि हीट का जो इफेक्ट होता है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है कि रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस होता है सिस्टम में। कह रहा है टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज कैओटिक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द सिस्टम। बिल्कुल सही बात है कि टेम्परेचर इसी चीज का मेजर है कि एवरेज कैओटिक मोशन कितना है। कह रहा है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी फॉर द सिस्टम्स एनर्जी टू बिकम मोर डिसऑर्डर्ड। एब्सोल्युटली ट्रू, कि कह रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा एक टेंडेंसी होती है कि सिस्टम क्या बन जाए, एक मोर डिसऑर्डर्ड सिस्टम बन जाए। कह रहा है डेल्टा यू एंड डेल्टा एच डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये बात गलत है, ये बात बेटा डेल्टा यू के लिए तो सही है, डेल्टा एस के लिए ये बात गलत है। क्यों डेल्टा एस, क्योंकि डेल्टा एस जो आपका हम बोलते हैं इरिवर्सिबल के लिए ये 0 के बराबर नहीं होता, लेकिन ये रिवर्सिबल के लिए जो होता है वो 0 के बराबर होता है। यानी कि ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ये जब मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाई थी तब भी आपको बताया था। कह रहा है लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जी नॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ दीज, लार्ज जी नॉट की वैल्यू हम बोलेंगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -2.303 NRT log KC के बराबर होता है, यानी log के। कह रहा है कि लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जी नॉट, यानी कि ये वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अगर ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है इसका ये मतलब है कि -2.303 NRT, ये जो log KC है, log KC, इसको पहली बात तो क्या होना पड़ेगा, इससे पहली बात तो नेगेटिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो एक ही केस में नेगेटिव हो सकता है जब KC की वैल्यू क्या हो जाए, ये लेस देन, इनफैक्ट केसी की वैल्यू कितनी हो जाए, ये 0 से 1 के बीच में हो जाए, यानी कि इट शुड बी पॉजिटिव एंड स्मॉल, यानी कि स्मॉल पॉजिटिव के, इनफैक्ट 0 to 1, हाँ 0 to 1 के बीच में, यानी कि केसी को ही हमें क्या होना पड़ेगा, केसी को ही 1 से छोटा होना पड़ेगा। इनफैक्ट लेस देन 1 मुझे लिखना चाहिए, लेस देन 1 मुझे लिखना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, बिटवीन 0 to 1, 1 से भी थोड़ा छोटा, इनफैक्ट 1 से भी छोटा होना चाहिए। बड़ा बना दिया मैंने, छोटा होना चाहिए, ठीक बात, क्योंकि log 1 तो आपका 0 ही हो जाएगा, आपको उससे कम वैल्यू चाहिए। आइए बेटा नेक्स्ट करते हैं। कह रहे हैं 1 ग्राम मोल ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड वर बर्न टू फॉर्म CO2। आपके पास दे रखी है ये एंथैल्पीज। एक बेहतरीन क्वेश्चन, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपके पास एलोट्रॉप्स हैं, क्या है, अगर आपके पास एलोट्रॉप्स हैं तो जिस एलोट्रॉप की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती है वही ज्यादा स्टेबल होता है। जिस एलोट्रॉप के कंबशन की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी वही ज्यादा स्टेबल होगा। हेंस ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन अ डायमंड। इसीलिए आपका जो ग्रेफाइट है वो ज्यादा स्टेबल है किससे, डायमंड से।
अरे बोलो भाई, समझ में आती बात? वरना आप डायरेक्टली करने जाएंगे, आप बोलेंगे देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़्यादा निकल रही है तो ग्रेफाइट स्टेबल कम होना चाहिए, डायमंड ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ग्रेफाइट हम बोलते हैं ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें एलोट्रॉपिक फॉर्म में हम देखते हैं जिसका कंबशन ज़्यादा होता है, कंबशन की वैल्यू ज़्यादा आती है, वही आपका ज़्यादा स्टेबल कहलाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन डेल्टा एच नॉट की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एस नॉट की वैल्यू गिवन है। आपको पूछा है द रिएक्शन इज, क्या है रिएक्शन? देखिए ये एक मैं बोलूंगा डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, ये एक माइनस एक्स कुछ वैल्यू है, और माइनस क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस फॉर्मूला है। ये आपकी माइनस एक्स कुछ वैल्यू है और ये आपकी माइनस एक्स, इसको टोटल को माइनस वाई लिख देता हूँ, यानी कि ये वाई प्लस एक्स, वाई सॉरी वाई प्लस एक्स नहीं, ये एक वाई माइनस एक्स टाइप की कुछ वैल्यू आनी चाहिए। यानी कि कुल मिला के प्रोसेस स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है अगर y ज़्यादा छोटा हो जाए, और y बड़ा हो जाए तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। प्रोसेस इज कैसे बता रहे हैं, इट इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स, गलत बात। ये बोल रहा है कि ये हायर टेम्परेचर में, यानी कि टेम्परेचर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर टेम्परेचर की वैल्यू यही फॉर्मूला लगाएंगे 66 के आसपास आएगी। फिर आप बोलेंगे देखिए अगर आपको ये स्पॉन्टेनियस चाहिए, अगर ये प्रोसेस आपको स्पॉन्टेनियस चाहिए तो उसके लिए ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव आनी चाहिए, यानी कि आपके पास x बड़ा होना चाहिए y से, कुल मिला के टेम्परेचर होना चाहिए आपका लोअर, यानी कि कम टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि इट इज स्पॉन्टेनियस एट टेम्परेचर बिलो 66 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी द करेक्ट आंसर। यही आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अरे बोलो यार, ठीक बात है। नेक्स्ट करते हैं बेटा, आपके पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है वेयर x गिव्स 2y एंड प्रोसीड्स बाय द फॉलोइंग सीक्वेंशियल स्टेप। ये आपके सीक्वेंशियल स्टेप है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज, डेल्टा एच रिएक्शन क्या होगा, x से 2y तक आपको पहुंचना है, कहां से, x से 2y आपको पहुंचना है। देखिए अगर आपको x से 2y पहुंचना है तो आपको सब कुछ ठीक है, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां, इसको आप बस ऐसे लिख दीजिए, फिर आप सबको प्लस करेंगे, आपके पास क्या बचेगा, देखिए आपके पास z से z कटा, 2w से 2w कटा, इसको भी आपको 2 करना पड़ता, तो क्या बनता, ये बनता आपका q1 प्लस q2 प्लस 2q3, क्या q1 प्लस q2 प्लस 2q3, q1 प्लस q2 प्लस 2q3 विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, बिल्कुल सही बात। ये क्वेश्चन करते हैं, कह रहा था हीट ऑफ रिएक्शन, आपको इस वाली रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे आपके पास फाइनल जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है, a प्लस O2 गिव्स AO2। देखिए ये रिएक्शन कैसी बनी होगी, ये इनसे बनी है, सबसे पहले आप करेंगे a प्लस हाफ O2 गिव्स AO, एंड देन आप उसको भी लिख लीजिए AO प्लस हाफ O2 गिव्स AO2। इन दोनों से ही ये मिलके बनी है, आप देखेंगे AO से AO कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी। यानी कि फाइनली इसके लिए जो भी डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन है, इन दोनों का समेशन है, यानी कि -50 और 100 का कितना हो जाएगा, -50 प्लस 100 दैट इज कितना, ये आपका 50 किलो कैल के बराबर ही आ जाएगा। 50 किलो कैल विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बोलो भाई, कर लेंगे ऐसा सवाल। आइए नेक्स्ट, कहता है द हीट ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस क्या होती है, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या होती है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, हीट ऑफ कंबशन आपकी नेगेटिव ही होती है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके पास बेंजीन का कंबशन है और डेल्टा एच की वैल्यू आपको दे रखी है 3264.4 किलो जूल पर मोल। कह रहे थे एनर्जी इवॉल्व व्हेन 78 ग्राम बेंजीन इज बर्न्ड इन एयर, यानी कि जब 78 ग्राम यानी कि 1 मोल बेंजीन जब बर्न होगा तब कितनी एनर्जी निकलेगी। अरे 1 मोल के लिए तो दे रखी है, किसके लिए दे रखी है, कंबशन 1 मोल के लिए ही तो दे रखी है, तो बेटा इतनी ही एनर्जी इवॉल्व हो जाएगी, कितनी 3264 ही आपकी एनर्जी इवॉल्व हो जाएगी। बताओ भाई क्या करना था इस क्वेश्चन में। अच्छा अगर 7.8 ग्राम होता तो 326.4 हो जाता। ये किसके लिए आंसर है, ये आंसर है अगर आपके पास 7.8 ग्राम बेंजीन बर्न होता होता, तो ये तो आप कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट, कह रहा है यूजिंग द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल डेटा, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड निकालनी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड निकालनी है। एक बार यहाँ पे फाइनल इक्वेशन लिख देते हैं, एसिटिक एसिड आपको बनाना है दैट इज CH3COOH आपको बनाना है। कहाँ से बनेगा, सबसे पहले इसके लिए आपको कार्बन सॉलिड चाहिए, आपको यहाँ इसके लिए 2H2 चाहिए और आपको इसके लिए O2 चाहिए, 2 कार्बन ओके यस, 2H2 यस एंड 1 O2, बिल्कुल सही बात है, ऐसे बन जाएगा। तो ये वैल्यूज बस आपको लेनी है। देखिए आपके पास है ये कार्बन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये मुझे 2 चाहिए, ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2, बिल्कुल ठीक बात, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक बात। तो यहाँ से 2 कार्बन तो आ गया, आपको H2 कितना चाहिए, ये भी आपको 2 चाहिए, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2, बिल्कुल ठीक बात है बेटे। अब देखिए CH3COH
इस रिएक्शन को पहले तो आपको पलटना पड़ेगा, इस रिएक्शन को आपको पहले पलटना पड़ेगा और उससे आपका काम हो जाएगा। यानी कि आप इसे लिखेंगे 2CO2 प्लस 2H2O गिव्स CH3COH प्लस 2O2 और इसके डेल्टा H की वैल्यू हो जाएगी कितनी, प्लस 210 किलो कैल, कितना, प्लस 210 किलो कैल के बराबर। अरे बिल्कुल सही बात। आइए काटना स्टार्ट करते हैं, इसको काटना स्टार्ट किया जाए बेटा, इसको काटना स्टार्ट किया जाए। आइए 2 कार्बन की जगह 2 कार्बन, यहाँ पे 2O2 और 1O2 है, कितना हो गया, ये हो गया 3O2 और माइनस वो हो जाएगा 2O2, तो ये तो हट गया, बिल्कुल सही बात है। फिर देखिए आपके पास यहाँ पे 2H2O है और 2H2O आपको नहीं चाहिए, तो 2H2O से 2H2 ये देखिए ये कट गया, यानी कि बस आपको इनको अब ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या क्या ऐड करना है, -94 × 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -188 और ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -16 का 6 कैरी 1 136 और ये हो जाएगा आपका +210। देखिए ऐड कीजिए इन दोनों को, ये हो जाएगा आपका 14 का 4 कैरी 1 12 का 2 कैरी 1 3 -324 प्लस 210, कितना आ जाएगा बेटा आंसर, ये आंसर आ जाएगा आपका -114 किलो कैल के बराबर, कितना, इक्वल्स टू -114 किलो कैल। ठीक है भाई, कर लेंगे ये वाला सवाल भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन है और आपको बताना है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3 कितना होगा। तो देखिए एक बार यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3 एक्चुअली में कितना आता है। ये हो जाएगा बेटा आपका N2 प्लस Cl2, यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे NCl3 चाहिए, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 3/2 और ये हो जाएगा मेरा 1/2, यानी कि ऐसी इक्वेशन मुझे कुछ चाहिए होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन NCl3 निकालने के लिए। देखिए NCl3 निकालने के लिए ये रहा NCl3, इसको एज इट इज रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, NCl3 मुझे यहीं से मिलने वाला है। N2 ये मुझे आधा चाहिए था और ये भी मुझे आधा चाहिए और इसको भी आधा कर देंगे, ये हो जाएगा आपका, देखिए डेल्टा H की वैल्यू निकाल देते हैं, ये डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -x1, ये हो जाएगी -x2/2 और इसको देखिए मुझे HCl को काटना है और ये मुझे 3/2 चाहिए, यानी कि इसको मैं काट के कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, मैं इसे लिख रहा हूँ HCl 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, दैट इज ये हो जाएगा आपका HCl गिव्स H2 प्लस Cl2, इसको मैं इनफैक्ट Cl2 मुझे तो 3/2 Cl2 चाहिए था, चलिए ठीक है, कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हो जाएगा 3/2 H2 HCl, कैसे, एक बार सबको मुझे खोल के लिखना पड़ेगा। हाफ इंटू मुझे यहाँ से मिल चुका है, देखिए हाफ इंटू मुझे यहाँ से मिल चुका है, मुझे चाहिए 3/2 HCl, 3/2 HCl, देखिए कुछ HCl तो मुझे यहाँ से मिल गया 3Cl2 3/2 Cl2 और ये उधर गया तो ये आ जाएगा, ये एज इट इज है, ठीक है मिल जाएगा। आपको बस इस रिएक्शन को क्या करना है, हाफ लिखना था, देखिए ये हो जाएगा HCl, ये हो जाएगा आपका हाफ H2 और ये हो जाएगा आपका हाफ Cl2। इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी, पहले -x3 था, अब ये कितना आ जाएगा +x3 -x3/2 के बराबर। अब एक बार देखिए आप सबको काटना स्टार्ट कीजिए, देखिए क्या क्या कट रहा है, Cl2 का केस मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या कट रहा है। देखिए NH3 से पहले मुझे NH3 हटाना है, 2 से डिवाइड किया हट गया NH3, 3Cl2 को अभी रहने चाहिए, NCl3 आपको चाहिए, हाफ N2 चाहिए, 3/2 H2, 3/2 H2 से, हाँ मुझे इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 3 और फिर करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय, ठीक है 2 तो मैंने कर दिया था, मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको 3x2 कर दीजिए, तो 3/2 H2 से 3/2 H2 गया, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आपके पास फिर Cl2 कैसे बचेगा, ये आप करेंगे 3 - 3/2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 - 3/2, दैट इज ये फिर से आपका 3/2 Cl2 आ जाएगा, कितना, अरे ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 3Cl2 - 3/2 Cl2, दैट इज फिर से आपके पास ये 3/2 Cl2 आ जाएगा, जो कि मुझे यही चाहिए था 3/2 Cl2। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास यही है, आप डेल्टा H की बोलेंगे, ये कितना रहा है, सबको बस ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा आपका आंसर, ये आ जाएगा आपका -x1 -x2/2 -3/2, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ऐसा कुछ ऑप्शन है, हाँ जी पहले ही ऑप्शन -x1 -x2/2 एंड -3x2/2 के बराबर। एक बात आई,
ये है आपका शायद आखिरी सवाल, हाँ ये बिल्कुल आपका आखिरी सवाल है। कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सप्लोसिव कंपाउंड लाइक NCl3 देखिए वैसे तो आप बोलेंगे कि एक्सप्लोसिव कंपाउंड है तो सर इसका नेगेटिव होना चाहिए, नहीं भाई, हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है, यानी कि आपको हाफ ऑफ N2 प्लस 3/2 Cl2 गिव्स NCl3 करना है, यानी कि इसको बनाना है आपको। ये बनाने में बेटा आपको नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, तो इसकी वजह से इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। कंपाउंड एक्सप्लोसिव है, यानी कि जब कंपाउंड डिसइंटीग्रेट होगा तो बहुत सारी हीट निकलेगी, लेकिन कंपाउंड का बनना क्या है, कंपाउंड का बनना इज फॉर्मेशन, दैट इज वो वैल्यू आपकी क्या आएगी, वो वैल्यू आपकी आनी चाहिए पॉजिटिव। अरे बोलो भाई, कर लेंगे अब ऐसा सवाल। देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं थर्मोडायनेमिक्स के और थर्मोकेमिस्ट्री के भी, आपको इसमें लगातार प्रैक्टिस करते रहनी है, बिना प्रैक्टिस के ये चैप्टर नहीं होता है, तो कीप प्रैक्टिसिंग। आई होप आपको समझ में आया, अगर पसंद आया तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट तो करना ही करना है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाइए।